नमस्कार। आज हम एक ऐसे संकट की कहानी में उतरेंगे जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को, आप कह सकते हैं, आमने सामने खड़ा कर दिया और ग्लोबल मार्केट्स में तो जैसे भूचाल ही आ गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आर्कटिक का एक शांत सा दिखने वाला द्वीप ग्रीनलैंड अचानक से अमेरिका और यूरोप के बीच इतने बड़े झगड़े की जड़ कैसे बन गया। मतलब एक ऐसा झगड़ा जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ही दांव पर लगा दिया। आइए इसी को जरा समझते हैं। देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ आर्कटिक में। एक ऐसी मांग उठी जिसने अमेरिका और यूरोप के बीच दशकों पुराने मजबूत गठबंधन की नींव तक हिलाकर रख दी। अमेरिका ने अचानक एक मांग रख दी कि उन्हें ग्रीनलैंड का कंट्रोल चाहिए। और तर्क क्या दिया? तर्क ये था कि आर्कटिक में चीन और रूस का असर बढ़ रहा है और अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। इस एक मांग ने ना पूरे यूरोप में चिंता की लहर दौड़ा दी थी। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन का ये जो बयान है, ये उस वक्त के गंभीर और अनिश्चित माहौल को बिल्कुल साफ दिखाता है। तो जब डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से बात नहीं बनी, तो अमेरिका ने तय किया कि अब वो ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। और बस यहीं से ये जियोपॉलिटिकल मामला एक खतरनाक इकोनॉमिक वॉर में बदल गया। अमेरिका ने अपने ही नाटो सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए एक साफ टाइमलाइन सामने रख दी। पहले 10% टैरिफ लगेगा और अगर बात फिर भी नहीं मानी गई तो इसे सीधे 25% कर दिया जाएगा। और इसमें जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे बड़े देश शामिल थे। यूरोप का जवाब भी एकदम क्लियर और एकजुट था। उन्होंने इसे सीधे सीधे इकोनॉमिक ब्लैकमेल कहा और ये साफ कर दिया कि दोस्तों के बीच इस तरह की धमकियों की कोई जगह नहीं होती। मतलब उन्होंने झुकने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यूरोप सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो एक बहुत बड़े और सोचे समझे जवाबी हमले की तैयारी में जुट गया था। यूरोप ने $108 बिलियन के जवाबी टैरिफ का प्लान बनाकर ये मैसेज दे दिया कि वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि यूरोप इस आर्थिक लड़ाई के लिए कितना सीरियस था। लेकिन रुकिए, यूरोप का जवाबी हमला सिर्फ टैरिफ तक ही नहीं था। असल में उनके पास एक ऐसा कानूनी हथियार पहले से तैयार था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका जैसे दोस्त पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस हथियार का नाम है एंटी कोर्शन इंस्ट्रूमेंट यानी ACI। इसे 2023 में खास तौर पर इसलिए बनाया गया था कि अगर चीन जैसा कोई देश EU पर इकोनॉमिक प्रेशर डाले तो उसे जवाब दिया जा सके। और विडंबना देखिए, इसका पहला इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ होने की नौबत आ गई थी। और ये कोई छोटा मोटा हथियार नहीं है। ACI यूरोप को सिर्फ टैरिफ लगाने की ताकत नहीं देता, बल्कि वो अमेरिकी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर सकता है, इन्वेस्टमेंट रोक सकता है और तो और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तक को सस्पेंड कर सकता है। इसे वाकई में एक ट्रेड बाजू का कहना गलत नहीं होगा। तो जैसे ही ये बात साफ होने लगी कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में सचमुच हड़कंप मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स में तुरंत एक डर का माहौल बन गया। एक्सपर्ट्स चेतावनी देने लगे कि अगर ये टकराव और बढ़ा तो अमेरिकी डॉलर क्रैश हो सकता है और पूरी दुनिया में लोन लेना बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। और देखिए, इसका असर दिखने में जरा भी देर नहीं लगी। जैसे ही इस ट्रेड वॉर की आहट हुई, कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया भर के शेयर बाजारों से करीब करीब $1.5 ट्रिलियन साफ हो गए। सोचिए, ये थी इस टकराव की सीधी कीमत। बाजार का भरोसा इतनी तेजी से गिरा कि अमेरिकी सरकार के लिए उधार लेना अचानक बहुत महंगा हो गया। बॉन्ड यील्ड्स 5% तक पहुंच गईं, जो इस बात का साफ संकेत था कि इन्वेस्टर्स अब अमेरिका की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर ही सवाल उठाने लगे थे। और फिर बात होने लगी सबसे बड़े आर्थिक हथियार की, जिसे न्यूक्लियर ऑप्शन कहा जा रहा था। अफवाहें उड़ने लगी कि यूरोप अपने पास रखे $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स को मार्केट में बेच सकता है। अगर ऐसा हो जाता तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर सकता। इस फौरी आर्थिक उथल-पुथल के अलावा इस संकट ने दशकों पुराने ट्रांस अटलांटिक रिश्ते को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसे शायद ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। दांव पर लगा भी बहुत कुछ था। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच हर साल लगभग $1.5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग रिलेशनशिप है और अब यही पूरा रिश्ता खतरे में पड़ गया था। इस एक संकट ने सब कुछ बदल कर रख दिया।
जहां पहले कलेक्टिव सिक्योरिटी और कॉमन इंटरेस्ट की बात होती थी, अब वहां इकोनॉमिक ब्लैकमेल और पावर पॉलिटिक्स ने जगह ले ली थी। जो नेटो के सहयोगी थे, वो अब एक दूसरे को आर्थिक दुश्मन की तरह देख रहे थे। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। जब दोस्त ही दुश्मन बन जाएं और एक दूसरे को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने लगें, तो क्या इस खेल में कोई असली विनर हो सकता है, या फिर इसमें हारना हर किसी को पड़ता है?